दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालो टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक निवेदन करना है, विनती करनी है, अर्ज करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। और जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का बटन होता है, वो उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो डाला जाए उस वीडियो के का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, उसके बारे में आप तत्काल अवगत हो जाएगा। एक संशोधन इस बात में क्या हम गलती से फिर इस बार किया गया आदतन कि हमारा चैनल, ये तो आपका अपना खुद ही का चैनल है, आप अपने प्रिय चैनल के रूप में इसको लगातार अपना रहे हैं और जो इसके सब्सक्राइबर्स की बढ़ती संख्या से जाहिर है बहरहाल। और इसके साथ साथ में ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बहुत छाती ठोक ठोक कर कही थी कि हम जो है इंडिया गठबंधन को, जब तक मोदी जिंदा है तब तक इंडिया गठबंधन को, साथ साथ में ये था कि किसी को भी पिछड़ों से ये कहा था कि आपका आरक्षण छीन कर और मुसलमानों को नहीं देने का काम नहीं करने देंगे। अब क्या हुआ कि हालांकि जब वो आंध्र प्रदेश में पहुंचे थे, उसी समय जो उनका एनडीए है उसका जो सहयोगी दल है, आंध्र प्रदेश का जो सबसे मुख्य सहयोगी दल है और जिसको कि अब आंध्र प्रदेश में सत्ता मिल गई है, तो तेलुगु देशम पार्टी ने उसी समय कह दिया था कि नहीं, हम जो है मुसलमानों के आरक्षण को, जो व्यवस्था यहाँ लागू है, उसको वापस नहीं होने देंगे, हम उसको जारी रखें। और अब जबकि एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है, तो नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लेना तय हो गया है और एनडीए उसमें सहयोगी, उसमें एनडीए के जो टीडीपी है वो एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों में से एक रहेगी और उसके बड़ा लालायित होकर उसका समर्थन भी उन्होंने प्राप्त किया है मोदी जी ने। और बल्कि अगर ये लालायित थे तो ये अलग बात सही है कि उन्होंने भी उत्साहित होके जो है वो समर्थन दिया है तेलुगु देशम के जो नेता है चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बहुत ही उत्साहित होके और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने की घोषणा की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के एक प्रमुख नेता के माध्यम से प्रेस के सामने फिर ये स्पष्ट करा दिया है कि उनके राज्य में जो पिछड़ों में से जो 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जाएगा, उस आरक्षण को जारी रहने दिया जाएगा। तेलुगु देशम का दृष्टिकोण ये है कि जो है वो ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़ों के आरक्षण में से जो मुस्लिम आबादी में जो पिछड़े लोग हैं, उनको ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी बहुत गरीब है और उनका भी शासन प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व शून्य है, तो इसलिए उनको भी एक समावेशी प्रशासन के लिए इस कारण उसका भी औचित्य है कि उनको ये आरक्षण दिया जाए। तो और ये न्याय संगत लगता है, तो इसलिए आरक्षण को जारी रखा जाए। क्या मोदी जी इस पर आपत्ति करेंगे? जब चुनाव अभियान के दौरान से ही स्पष्ट है, तो चुनाव अभियान के दौरान ही तेलुगु देशम ने अपना ये रुख स्पष्ट कर दिया था और ये पता था कि अगर वहां सत्ता बदलेगी तो तेलुगु देशम के हाथ में सत्ता आएगी, तो तब भी मोदी जी ने आपत्ति नहीं की थी। और अभी जब उनके नेता, उन्होंने फिर अपने एक नेता के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू ने कहलवा दिया कि आरक्षण जारी रहेगा, तब भी मोदी जो है उसको नकारने की बात नहीं कह रहे। और अब कहाँ गई वो उनकी मोदी जी की प्रतिज्ञा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ये नहीं होने दिया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी है मुमकिन है, तो मोदी अगर मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं रहने देगा तो खत्म हो जाएगा। हम ये बहस नहीं कर रहे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना उचित है या अनुचित है, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना कि नहीं दिया जाना चाहिए, एक अलग करके इसका कितना औचित्य है और ये संवैधानिक
रूप से सही है कि नहीं सही, इस बात की हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ये एक अवतारवाद का देश है, तो उसके कारण जो कमजोरियां हैं यहाँ के लोगों की, उन कमजोरियों को भुनाने के लिए मोदी जी ने जो है व्यक्तिगत पराक्रम को सबसे ऊपर कर दिया। जबकि होता यह है कि शासन चलाने में क्या रहता है, स्थितियों और परिस्थितियों के सापेक्ष जो है चुनौतियों का प्रबंधन करना पड़ता है। तो उस समय व्यवहारिक तकाजे के तहत वो कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो जिनसे सैद्धांतिक रूप से भले ही जो सरकार चलाने वाली पार्टी सहमत ना हो, तो उस समय लेकिन तो ये जब इन स्थितियों से जो परिचित है, इन स्वाभाविकताओं से, ये व्यवस्था की कार्य संचालन की इस जो है इन स्वाभाविकताओं से जो से परिचित होते हुए भी ये कहना कि लोगों की गफलत पैदा करने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो चाहे कुछ हो जाएगा, ये क्या कोई हिंदी फिल्म बन रही है कि जिसमें हीरो जो चाहेगा वो चाहे कुछ एकदम होता रहेगा। हीरो पता चला कि 100 आदमियों को नीचे गिरा देगा लड़ते हुए, और अगर उस पर पता उसकी बमों तोपों मिसाइलों की बौछार हो रही है तो भी सुरक्षित निकल जाएगा, और वो चाहे कितना भी असंभव लगे फिल्म में हीरो के लिए, लेकिन वो जो हीरो जो चाहता है वो असंभव भी संभव हो जाएगा। ये हिंदी फिल्म नहीं बन रही, वास्तविकताओं के अनुरूप देश प्रदेश चलाई जाती है, देश प्रदेश की व्यवस्था वास्तविकता के अनुरूप चलाई जाती है। और वास्तविकताओं और भारत की एक वास्तविकता है कि इसमें बड़ी विविधता है, और हर तरह की विविधता है। जलवायु के आधार पर विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है, सांस्कृतिक आधार पर विविधता है, धर्म की विविधता है। उन सारी व्यवस्थाओं के बीच में, उन सारी विविधताओं के बीच में व्यवस्था का प्रबंधन करना है। तो अब उनमें हमारा रुख कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका तकाजा है, व्यवहारिक स्थितियों का तकाजा है, तो हमको अपना रुख बदलना भी पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या कि जब अटल जी के समय पे अटल जी कोई कम कुशल नेता थे क्या, या वो मोदी जी से कम प्रतिबद्ध नेता थे क्या? वो मोदी जी से तो उनका कद ज्यादा बड़ा माना जाता है, लेकिन उस समय स्थितियां जिस तरीके से गठबंधन सरकार चला रहे थे, तो उन्होंने अटल जी ऐसी किसी ढींग आंकड़े में विश्वास नहीं रखते थे। वो गठबंधन सरकार चलाने के लिए अकेली दम पे बहुमत नहीं था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का। तो जो मुख्य एजेंडा था, मूल एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, वो उन्होंने सहयोगी दलों के दबाव में स्वीकार कर लिया था कि सरकार पहले तो सरकार चलानी है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हम जो है उस एजेंडे को स्थगित रखेंगे, जिसमें कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का मामला हो, समान नागरिक संहिता का मामला हो, अयोध्या में विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मामला हो, तो इन मामलों में उन्होंने समझौता कर लिया था। मोदी जी को भी सोचना चाहिए था कि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं कि अगर मुसलमानों को अगर आरक्षण जारी रहेगा तो देश नहीं चल पाएगा। ये तो इंतजार करनी चाहिए था कि लोगों को भ्रमित करने की बजाय, भ्रम में डालने की बजाय एक अपना खामखा में अपना व्यक्तिगत पराक्रम, अद्भुत व्यक्तिगत पराक्रम दिखाने की बजाय, पराजयता अपनी दिखाने की बजाय ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये जब तक मोदी जिंदा है तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपकी लोगों के बीच में क्या छवि बनेगी जब पता चला कि आप जिनको आप अपनी सरकार में शामिल किए हुए हैं या जिनकी बैसाखियों से आप सरकार चला रहे, वो तो उसकी पक्षधरता कर रहे हो, उस व्यवस्था को जारी रखी हुई है मुसलमानों के आरक्षण की बात को। तो और लोगों को भी अब यह यकीन रखना चाहिए कि कोई भी जो है नियति से बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थितियों से बड़ा नहीं होता। बहुत सारे कारक काम करते हैं। जो एक धार्मिक लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा होती है अंततोगत्ता वो जो है वो अंततोगत्ता वही होता है, व्यक्ति के चाहने से कोई नहीं होता। और इसलिए व्यक्तिगत पराक्रम खामखा में व्यक्तिगत अति से ज्यादा व्यक्तिगत पराक्रम बघाड़ने का कोई मतलब नहीं है। और फिर चाहे वो ये बात किसी और पे लागू होती, साथ साथ में मोदी जी पे लागू होती, तो इस तरीके से अवास्तविक बातें करना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से बेवजह की लीगें हाँकना ही नहीं चाहिए। वो ये इस देश में
की जो ये उनको देखना चाहिए था मोदी जी को कि हो सकता है कि हमारा अकेली दम पे बहुमत ना आ पाए, तो हमें जो सहयोगी दलों जिन दलों का सहयोग लेना पड़ेगा, हो सकता है कि वो दल उतने ज्यादा अतिवादी ना हो इन मामलों में, अल्पसंख्यक मुसलमानों के मामले में, अल्पसंख्यक मामलों में। तो उनकी भावनाओं को ख्याल में रखते हुए हमें अपनी प्रतिबद्धताओं के मामले में कुछ संवरण करने की नौबत आ सकती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई फिर हम दोहरा देना चाहते कि ये कोई मुसलमानों को एक छोटा एक छोटा सा प्रतिशत देने भर से कोई देश की स्थितियां ये नहीं बिगड़ती कि देश के सामने कि देश का अस्तित्व दांव पे लग जाए, क्योंकि मौलिक समस्याएं नहीं है। ये तो एक मौके के हिसाब से लिए जाने वाले फैसले। तो एक बात एक खंडन हो गई, और एक जो मोदी जी जिस तिलिस्म को बनाने में रखने का काम कर रहे थे, वो जो है वो ये समाप्त हो गया कि मोदी जी भी एक कुल मिला के एक परामानव नहीं है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के नाते उनकी भी सीमाएं हैं, परिस्थितियां उनको भी कई बार मजबूर कर सकती है, इसलिए नौबत आई। लेकिन हम ये दोहराना जानना चाहते हैं कि आज बहुत तारीफ हो रही मोदी जी की इस बात के लिए कि वो असाधारण रूप से बुद्धिमान है, असाधारण रूप से मतलब, और वो कितने धीर गंभीर हैं, कितने जिम्मेदार हैं। लेकिन हम इस बात को फिर लाना चाहते हैं कि मोदी जी का जब सहयोगी दल दे रहे हैं तो उनकी जो अच्छाइयां हैं उनका लाभ तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में जो मोदी जी की कमियां हैं, तो मोदी जी की कमियों से जो घाटा होगा, उस घाटे में उन सहयोगी दलों को भी साझीदार होना पड़ेगा। तो इसलिए सहयोगी दलों को चाहिए कि उन मामलों में मोदी जी पर थोड़ा सा ये एहसास कराने की कोशिश करें कि नहीं, आपकी कुछ सीमाएं, आपकी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के रहते हुए आप काम करें, ताकि वरना तो आप वो कहावत चर्चा करने की कोशिश ना करें कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जैसे वो जो भाषण जो मोदी जी ने दिए, क्या उन भाषणों का समर्थन किया जा सकता है? क्या मतलब ये बात क्या जो है जिम्मेदार लोग अपनी उससे जिम्मेदारी से बरी हो सकते कि वो मोदी जी को एहसास कराएं कि आपने इतने बड़े पद पर रहते हुए आपने जो भाषणबाजी की, ये भाषणबाजी किसी भी तरह से देश के गौरव के लिए, समाज के गौरव के लिए और समाज के हित में और देश के हित में उचित नहीं। जैसे उनके एक तमाम सारे तो उदाहरणों की चर्चा हो चुकी मोदी जी के अनर्गल भाषणों की। एक और उनका अनर्गल भाषण था कि जो रविवार की जो छुट्टी होती है, ये रविवार की छुट्टी तो इसका चलन तो ईसाई देशों में है, और ये तो ईसाइयत में होता छुट्टी, रविवार के दिन छुट्टी मनाने का रिवाज। तो उन्होंने कहा कि अब ये भी उन्होंने कहा कि रविवार की छुट्टी होती, छुट्टी की जो परंपरा चला रखी थी कांग्रेस ने, ये भी बहुत गलत था। तो भाई आपको ये 10 साल बाद क्यों ख्याल आया? आप इसको बीच में बदल देते और आप जो है किसी और दिन की छुट्टी तय कर लेते। भारतीय संस्कृति के मुताबिक इस दिन की छुट्टी आप होनी चाहिए, आप तय कर लेते हो। और अब आप जब सत्ता में आ गए, तो अगर आप जिम्मेदार आदमी थे और आपने किसी तर्क के तहत अगर आपने जो है ये मुद्दा उठाया था रविवार की छुट्टी का, तो अभी भी अब आपको फिर इस बात की चर्चा करनी चाहिए और फिर रविवार की छुट्टी को आपको बदल के दिखा देना चाहिए। अब आप उसको भुला बैठे, तो वो जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दे उन चीजों को आपने मुद्दा बनाया और उनमें जो वास्तविक चुनौतियां थी, वास्तविक मुद्दे थे, उनको आपने ढांप के रख दिया। जहां लोग चाह रहे थे कि आप विपक्ष का दृष्टिकोण भी सुने और आपका भी दृष्टिकोण चले, तो आप उन मुद्दों की आप चर्चा नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपने एक रविवार का मुद्दा उठाया। अब पूरे दुनिया में ये स्वीकार किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे ये स्वीकार किया जा चुका है कि जो नाप की पद्धति है MKS, वो जो है वो उसको अपनाया जाएगा। तो ये भी पद्धति अगर भारत की नहीं, तो इस पद्धति को भी, ये भी पश्चिम से आई हुई, इस पद्धति को भी खारिज करिए। पूरी दुनिया ने इस बात पे भी मोहर लगाई हुई है कि भाषा कोई भी हो, लेकिन जो अंक लिखे जाएंगे
वो अंक जो है अंकों का लेखन जो वो है रोमन वाला वो मान्य होगा। तो रोमन में अंक लिखे जाते, वो आप चाहे आप इंग्लैंड में लिखे जाए, भारत में भी जो सरकारी कामकाज होगा उसमें अंकों में ही लेखन लिखना पड़ेगा। तो वो क्या आप उन चीजों को बदलेंगे? जो कोई समस्या नहीं है उस पर लिखने, रविवार की छुट्टी होने से, अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर जो वर्किंग करने से, वो जो आधुनिक प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो व्यवहारिक रूप से, तो इसलिए उनको बदलना उचित नहीं अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर। तो क्या ये कोई मुद्दा है क्या, इससे कोई समस्या का अनुभव कर रहा है? अरे अभी भी, अब कल को आप रविवार की छुट्टी का मुद्दा उठा रहे थे, मुद्दा पर आपको ये भी उठाना पड़ेगा कि नहीं, हम तो अंग्रेजी जो है आधार पर शासन प्रशासन नहीं चलाएंगे, अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर हम तो संवत के आधार पर चलाएंगे। हम तो जब साहब तो कहेंगे पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, आषाढ़ शुक्ल की पंचमी में ये तारीख लगाई जाती है। अब पता चला कि पंचमी शाम को लग रही है एक दिन, और अगले दिन दोपहर तक जारी रहेगी। अब वो गफलत एक पैदा हो जाएगी किस दिन पंचमी। अरे उसका महत्व, उस पंचांग का भी महत्व है। पंचांग का महत्व यही है कि किसी पुण्य को कार्य को करने में, किसी यात्रा आप कर रहे तो वो लगन कब शुभ होगी, और तमाम सारे जो है जो कार्य करने के अंदर उसका जो है उसकी वो मांगलिक जो कितना होगा वो दिन अमुक कार्य के लिए, इसके लिए अभी पंचांग पे भी लोग निर्भर रहते। और जो शासन और प्रशासन सुचारू रूप से चले, व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आधुनिक प्रशासन के अनुरूप चले, उसके लिए लोग अंग्रेजी कैलेंडर को मांगने थे। लेकिन आपने जैसे रविवार की मुद्दा उठाया, वैसे ही आप कल को अगले चुनाव में जब आपको कोई मुद्दा नहीं सूझेगा तो आप ये मुद्दा उठाए रहेंगे। तो इतनी जो है आपकी ये जो आपने ढंग का जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, जन समर्थन बढ़ाने का जो आप तरीका आपने ये अपनाया, ये जनता में बुद्धिमत्ता का बहुत क्षण करने वाला आप तरीका रहा। इसीलिए इतिहास के बारे में जो है तमाम तरह की आपने भ्रांतियां और तमाम तरह के अनावश्यक विवाद पैदा कर दिए। पूरे देश को में एक अशांति की तरह, खामखा की बेचैनी जो नहीं, उनको घोलने का काम कर दिया। और जो जीवन की वास्तविकताएं, जो देश की वास्तविकता है, उससे आपके आपने लोगों का ध्यान हटाया कि उन वास्तविकताओं के अनुरूप हमारी कार्यनीति कैसे हो, ताकि हम दुनिया में वास्तव में आगे बढ़ सकें। तो ये आपने इसमें इन बातों को उठा के आपने ये जो थे, जो असंगत चीजें थी, जो अनर्गल चीजें थी, आपने ये जो तमाशे किए, इस तमाशे से आपको बात जाना चाहिए। एक नैतिक रूप से सारे दल और सारे नेता बात है कि जो वास्तविकताओं के अनुरूप उनकी क्या कार्यनीति है, उनके पास में क्या मॉडल है नीतियों का, वो सामने लाके सामने लोगों के सामने रख के और उनका जन समर्थन जुटाने की कोशिश करें, ना कि उनको ये बहकाने की जिससे आपसी विद्वेष बढ़े, अविश्वास बढ़े, और जो है वो उससे जो एक ज्ञान के बारे में, जो ज्ञानार्जन के बारे में जो वैज्ञानिकता होनी चाहिए, उससे नई पीढ़ी के लिए भटकने की स्थितियां पैदा हों, ये कसम खाई जानी चाहिए। और सहयोग, और अब चूंकि गठबंधन सरकार चलाने की एक मजबूरी मोदी जी के सामने अब आ चुकी है, तो ये एक बड़ा दायित्व मोदी जी को इस एहसास कराने, इस मामले में विवेक का एहसास कराने का दायित्व अब सहयोगी दलों का है कि वो सहयोगी दल जो है उनको जो है मोदी जी के ऊपर, मोदी जी को ये एहसास कराने का समर्थन देते हुए भी ये एहसास कराने का काम करें कि लोग के अनावश्यक भ्रम पैदा करना, समाज में अनर्गल बातें करना, इनका कोई मतलब नहीं है। सार्थक चर्चाओं तक जिम्मेदार लोगों को सार्थक चर्चाओं तक सीमित रहना चाहिए और सार्थक विमर्श ही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। तभी देश का कल्याण हो सकता है और तभी समाज का कल्याण हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मोदी जी की तो पता नहीं, मोदी जी या सहयोगी दल इस बारे में कितना सोच पाते हैं। सहयोगी दल
इस प्रयास में कितना उचित समझते हैं ऐसा प्रयास करना। और मोदी जी जो है, मोदी जी पर ये जो उनकी इस तरीके की के कृत्यों को लेकर जो चर्चाएं हो रही, उससे मोदी जी पर कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये जो हमने अभी सुझाव दिए हैं इस बारे में, इससे आप कहाँ तक सहमत है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।